एवरीवन, वेलकम टू पवन वाक अकेडमी स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो, हम लोग ऑलरेडी आप लोगों के 12th क्लास के जो 13 चैप्टर थे पॉपुलेशन वाला लास्ट, हम लोग एज अ रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है यहाँ पर आप लोगों का 14th चैप्टर, दैट इज इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। आई होप लास्ट 13 चैप्टर मैंने आप लोगों को जो कराए हैं उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। जो भी चीज़ें कराई हैं सब इम्पोर्टेंट है, क्या आना है, किससे आना है, किस तरीके से आना है, सारी चीज़ मैं बता चुकी हूँ। अब आप लोगों के लास्ट 2 चैप्टर्स बचते हैं, वो है एक है आप लोगों का 14 चैप्टर और एक है आप लोगों का 15th चैप्टर। 2 चैप्टर बचे हुए हैं, उसके बाद आप लोगों का जो फुल रिवीजन है 12th क्लास का वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आप लोगों की चीज़ बचती है कि आप किस तरीके से अपना चीज़ों को देखते हैं, प्रिपेयर होते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। तो आज हम लोग यहाँ पर 14 चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। वैसे तो आप लोगों के चैप्टर 14 में जो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और 4.6 इतना पार्ट रिड्यूस्ड है, पता ही होगा। रिड्यूस सिलेबस तो सभी लोगों को पता ही है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड 6th पार्ट। यहाँ पर आप लोगों के जितने भी ये 6 पार्ट है रिड्यूस पार्ट है, इसमें से हम लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है, जो आप लोगों का 4.5 वाला पार्ट है। और 4.5 वाला पार्ट कौन सा है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चलिए ये देखिए आप लोगों का जो 14.5 वाला पार्ट है दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। यही आप लोगों के एग्जाम में आ रहा है। बाकी के इसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 6th, ये आप लोगों के कट है। यू डोंट हैव टू रिवाइज द होल पार्ट, यू हैव टू जस्ट रिवाइज द 14.5 इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ही वाला पॉइंट है, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा आप लोगों का। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों का आता है सक्सेशन। 2 मार्क्स की डेफिनेशन, बिल्कुल डेफिनेट सी। अगर यहाँ से देखो ज्यादा पार्ट तो है नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ रिड्यूस्ड है, तो जो भी है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इट इज अ स्पेशल पैटर्न विच अकर्स ओवर द टाइम। Time is a crucial factor. The ecosystem is occupied by the pioneer species. As time passes, species diversity increases, giving way to more complex organisms. Eventually leads to a climax community. देखिए पूरा यहाँ तक जितना ही पैराग्राफ है ना पूरा इंपॉर्टेंट है। सक्सेशन का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, एक तरीके से किसी चीज का बढ़ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेशन? किसी चीज का बढ़ना। और बढ़ने से मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ बढ़ रहा है, कैसे? नए तरीके से बढ़ना। सॉरी एक सेकेंड, गलत लिख किया मुझसे। नए तरीके से, किस तरीके से बढ़ना? नए तरीके से बढ़ना। नए तरीके का मतलब है, आप लोग बायोलॉजी में क्या पढ़ते हो कि कोई ऑर्गेनिज्म है, इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता है एंड देन अपनी आने वाली उसकी जो जनरेशन है उसमें भी इवोल्यूशन होता चला जाता है, राइट? और एक बिल्कुल नई कम्युनिटी को जन्म देता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। Climate community does not evolve further. The gradual and predictable change in the species composition of a given area is called a ecological succession. हम लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी को एक ये नहीं मानेंगे कि वो इवॉल्व हो रही है, आगे इवॉल्व हो रही है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी तो ऑलरेडी वही है ना, जिसमें नए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एक तरीके से न्यू जनरेशन में आ चुके हैं, वही क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर कोई भी ग्रेजुअल या प्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं स्पीसीज के कंपोजिशन में किसी भी गिवन एरिया में, उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इज अ आप लोग के डेफिनेशन या किसी भी आ सकता है। द चेंजेस सीक्वेंशियल एंड एनवायरमेंटली रेगुलेटेड। Process of succession involves sequential steps like nudation, invasion, accesses, aggregation, competition and coaction, reaction and stabilization. पूछ सकते हैं कि जो सक्सेशन में कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो स्टेप्स ये 2 या 1 मार्क्स में लिखने के लिए आएंगे। एंड ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीसीज कॉलोनाइज एन एरिया, their populations become more numerous, whereas population of other species decline and even disappear. सक्सेशन में दोनों चीज हो सकती है कि या तो स्पीसीज इतना ज्यादा यहाँ पर कॉलोनाइज हो चुकी है, बहुत ज्यादा अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर लेती हैं, या फिर कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो इन्वायरमेंट के साथ ढल नहीं पाई, एडेप्टेशन नहीं कर पाई, तो क्या हुआ, उनका डिक्लाइनेशन हो गया और एक समय आ गया कि वो डिसअपियर हो गई। पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। The entire sequence of communities that successfully change in a given area constitute is called a series.
and it is an entire gradient of organisms from pioneer stage to climax stage and the individual translation communities are termed as seral communities. अब यहाँ पर क्या हुआ, जितनी भी कम्युनिटीज थी वो जितने भी पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं कंटिन्यूसली चेंजेस हो रही हैं, सक्सेस हो रही हैं आगे अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, उस कॉन्स्टिट्यूट एक पूरा अपना एक कम्युनिटी बना लेते हैं, सीक्वेंस बना लेते हैं कम्युनिटी का, जिसको बोलते हैं सेरे। अब यहाँ पर क्या है, उस कम्युनिटी में हर एक ऑर्गेनिज्म पायोनियर स्टेज से क्लाइमेक्स स्टेज तक क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, और यहाँ पर हर एक अपना अपना क्या करते हैं, कम्युनिटी बना लेते हैं, और अलग अलग कम्युनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेरल कम्युनिटी। In the successive seral stages, there is a change in the diversity of species of organisms, increase in the number of species and organisms as well as in the total biomass। अब seral stage में क्या हुआ, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज है डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है, उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म की नंबरिंग है वो इंक्रीज हो रही है, और जब वो इंक्रीज हो रही है तो टोटल बायोमास है वो भी तो इंक्रीज हो रहा है, वो कैसे रह जाएगा। एक होता है प्राइमरी सक्सेशन। द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड हैव कम टू बी बिकॉज ऑफ सक्सेशन। आज के समय पर आप इतनी सारी कम्युनिटी देखते हो, रिजल्ट किसकी वजह से, सक्सेशन की वजह से। ये सक्सेशन हमारी अर्थ पर बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले स्टार्ट हो गया था। सो succession is hence a process that starts where no living organisms were present before, like on a newly formed volcanic island called primary succession। यानी कि एक समय तो ऐसा होगा ना जहां पर हमारी सड़क पर कोई भी नहीं हुआ होगा, सब लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेशन हुआ होगा, चाहे वॉल्केनो से हुआ, चाहे सी से हुआ, चाहे किसी भी चीज से हुआ, उसी सक्सेशन को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, जहां से हमारे एक तरीके से कहते हैं ना चीजों का स्टार्ट हो गया। एंड कम्युनिटीज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सेरल कम्युनिटीज। पहले सक्सेशन स्टार्ट हो गया, स्पीसीज बढ़ती गई, ठीक, इसी को हम लोगों ने सेरल कम्युनिटी बोला। एंड प्राइमरी सक्सेशन मेरे ख्याल से रिपीट हो गया है, सो प्लीज लीव इट। उसके बाद आता है यहाँ पर एक सेकेंडरी सक्सेशन, begins in area where natural biotic communities have been destroyed, such as an abandoned farmland, burned or cut forest, land that have been flooded, etc. देखिए सेकेंडरी सक्सेशन, सेकेंड प्राइमरी सक्सेशन में क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस हुए हमारे अर्थ में, फ्लड सी में या फिर हमारे वॉल्केनिक में, जिससे हमारे ऑर्गेनिज्म का सक्सेशन स्टार्ट हुआ ऑब्वियसली। उसके बाद आता है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में हमारी जितनी भी बायोटिक कम्युनिटीज थी जिनको एनवायरमेंट सूटेबल रहा वो सरवाइव कर गए, और जिनको एनवायरमेंट सूटेबल नहीं रहा, फार्म आ गया, फॉरेस्ट कट कर दिया, बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया, वो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, मर गए, उनका वहीं के वहीं डिक्लाइनेशन हो गया। और सेकेंडरी सक्सेशन में कौन आगे बढ़े, जिन्होंने उस कंडीशन को, डिजास्टर को थोड़ा सा संभाल लिया, एडजस्ट कर लिया, टॉलरेट कर लिया, वो आगे बढ़ते चले गए, दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। समझ में आ गया, इतना ही आएगा, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना पूरा आप लोगों को कि बहुत ज्यादा डिस्क्राइब में जाओ, सिर्फ डेफिनेशन आएगी, दैट व्हाट डेफिनेशन भी एक तरीके से फैक्टर है, व्हाट इज प्राइमरी सक्सेशन, व्हाट इज सेकेंडरी सक्सेशन, इतना लिख के आइए, इनफ है आप लोगों के लिए। अब हम लोग यहाँ पर भी आप लोग पूरा काट दीजिए। अब नेक्स्ट आता है सक्सेशन ऑफ प्लांट। सबसे पहले हम लोग प्लांट्स में पढ़ेंगे। Based on the nature of the habitat, whether it is water or it is a very dry area, succession of plant is called a hydric और जिरार्क रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दो तरीके से हुआ, अगर पानी में सक्सेशन है हाइड्रोसेरे, और अगर सूखी जमीन पर है लाइक डेजर्ट, जेरोसेरे। हाइड्रक सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वाटर एरियाज, ठीक है, वेटर एरिया मतलब गीली जगह पे, एंड द सक्सेशन सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू द मैसिक कंडीशन। यानी कि पहले कहते हैं ना कि किसी भी चीज की जो स्टार्ट हुई है वो हमारे समुद्र से हुई है, प्लांट की भी सबसे पहले हाइड्रिक थे, यानी कि प्लांट में पानी में रहते थे, उसके बाद मैसिक कंडीशन में आए। मैसिक कंडीशन मतलब एक ऐसी जगह जहां पर पूरी तरीके से पानी भी नहीं है लेकिन पानी भी है, मतलब वेट एरिया है, ठीक है, पूरी तरीके से सूखी जमीन में नहीं है। एंड सो अगेन से जिरार्क सेक्शन आया जहां पे पूरी तरीके से ड्राई एरिया में वो लोग आए। देयर इज अ सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम जेरिक टू मैसिक कंडीशन। यहाँ पर भी है, कुछ बहुत सारे प्लांट्स थे जेरिक कंडीशन में, जेरिक कंडीशन से उन्होंने मैसिक कंडीशन में आए। मैसिक भाई पूरा जहाँ पे थोड़ा सा गीली मिट्टी हो। सो बोथ हाइड्राक एंड जिरार्क सक्सेशन लीड टू मीडियम वाटर कंडीशन, नाइदर टू ड्राई नॉट टू वेट। दोनों ही यहाँ पे जो सक्सेशन है उन्होंने किसकी तरफ अपना मूवमेंट किया, मैसिक की तरफ। यहाँ मैसिक का मतलब ना ज्यादा ड्राई ना ज्यादा वेट, यही तो मैंने बताया। And the species that invade a bare area are called pioneer species।
और ऐसी स्पीसीज जो इस पूरे बेयर एरिया में इन्वेट थी, प्रेजेंट थी, दैट इज पायरी। अब सेम एज इट इज इसमें भी प्राइमरी सक्सेशन है। ऑन रॉक दीज आर यूजुअली क्रुस्टोज lichens which are able to secrete acid to dissolve rock, helping in weathering of rocks and soil formation। सबसे पहले प्राइमरी सक्सेशन हुआ था, रॉक्स पर पेड़ पौधे होना स्टार्ट हुए थे, जैसे लिकेंस अपने अंदर से एसिड को सिक्रीट करते थे, रॉक को डिसॉल्व करना, वेदरिंग में, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करना। और इसी वजह से हम लोग के जो ब्रायोफाइट्स थे, मॉसिस थे, इनका ओरिजिनेशन हुआ। 9th में पढ़ा है ना, ओरिजिनेशन हुआ है ब्रायोफाइट्स का, मॉसिस का, सो सिंपल। उसके बाद है द क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन्स स्टेबल एज लॉन्ग एज द एनवायरनमेंट रिमेन्स अनचेंज। सेम एज इट इज, धीरे धीरे करके पहले प्राइमरी सक्सेशन हुआ, प्राइमरी सक्सेशन के बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गई। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में हम लोगों के जो प्लांट्स हैं रिमेन अनचेंज रहते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, वो स्टेबल रहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लाइमेक्स हो चुके हैं। क्लाइमेक्स मतलब ऑलरेडी वो प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शरी चीजों को सक्सीड करके आए हैं, तो एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बना लेते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे देखो बेयर रॉक थी, पहले यहाँ पे बेयर रॉक थी, उस पर लिकेंस आना शुरू हुई, फिर उस पर छोटे छोटे प्लांट्स आना शुरू हो गए, फिर ग्रासेस वगैरह आना शुरू हुई, फिर ग्रासेस, श्रब्स, छोटे छोटे ट्रीज आना शुरू हुए। अब आप देख सकते हैं शेड टॉलरेंट ट्रीज प्रेजेंट है। यही होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स मतलब कितना सारा इवोल्यूशन कर दिया उन्होंने अपने अंदर। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी सक्सेशन का, ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट, यहाँ पर द पायोनियर्स आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन, दे आर रिप्लेस्ड विद टाइम बाय रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट। पहले फाइटोप्लैंक्टन हुआ करते थे, छोटे छोटे पौधे जो पानी में फ्लोट करते हैं, उनके बाद उनकी रूट्स आना शुरू हो गई, रूट्स पानी में सबमर्ज्ड होने लगी, जैसे कि हाइड्रिला। फिर उसके बाद रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स आ गए लाइक लोटस। फिर उसके बाद फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आ गए लाइक पिस्टिया। उसके बाद रीड स्वैम्प आ गए लाइक टाइफा। फिर मार्श मेडो आए, साइप्रस, स्क्रब्स आई, फाइनली द ट्रीज एज यू कैन सी, दैट इज प्राइमरी सक्सेशन। और लास्टली क्लाइमेक्स आ गया। क्लाइमेक्स में हम लोगों की द वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड। जितने भी प्लांट पौधे थे, उनकी जो बॉडी थी, वाटर बॉडी, वो फुली किस में कन्वर्ट हो गई, लैंड में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा ये वाला, सो डोंट वरी, सिर्फ याद रखिए। उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन, the species that invade depend on the condition of the soil, availability of water, present environment, or also the seeds or other propagates present। देखो अब यहाँ पर आता है सेकेंडरी सक्सेशन। प्लांट के लिए यहाँ पर सॉइल की कंडीशन, वाटर की अवेलेबिलिटी, इन्वायरमेंट, सीड्स, सारी चीजें मायने रखती हैं, ऑब्वियस ही बात है। अब यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ, कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिन्होंने अपना सक्सेशन कर लिया और क्लाइमेक्स में चेंज हो गए। कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिन्होंने अपना सक्सेशन नहीं कर पाए, यानी कि बदलते इन्वायरमेंट को वो नहीं अडेप्ट कर पाए, तो वो क्लाइमेक्स में नहीं पहुंच पाए। जैसे कि यहाँ पर देखो दोनों एग्जांपल दिए हैं। जैसे ये फॉरेस्ट है, यहाँ पर क्या है, जंगल में क्या हो गया, यहाँ पर आग लग गई, ठीक है, पूरा का जंगल क्या हो गया है, जल गया। किसी भी प्लांट के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि उसको टॉलरेट कर सके, बिल्कुल खाली मैदान, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगेन वही चीज बताई गई है। अब यहाँ पर भी क्या है, वही सब कुछ प्रेजेंट है, एनीथिंग। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ, जहां पर अगर आग लगी भी, दोबारा से प्लांट आना शुरू हो जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर आग लग गई, कुछ भी नहीं बचा, दोबारा से प्लांट आना शुरू हुए, राइट। उसके बाद तो छोटे छोटे प्लांट, बहुत सारी चीजें आना शुरू हो गई। उसके आप देख रहे हो कि उसके बाद फिर यहाँ पर बहुत सारे श्रब, बहुत सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट, ये सारी चीजें आना शुरू हो गई। यानी कि एक समय आता है कि यहाँ पर हम लोगों की जो सॉइल की अवेलेबिलिटी है, कंडीशन है, वाटर की अवेलेबिलिटी, इन्वायरमेंट बहुत इफेक्ट करती है हमारे प्लांट के लिए। और जो प्लांट वहां की इन्वायरमेंट को एडेप्ट कर लेंगे, वो सेकेंडरी सक्सेशन में चले जाते हैं, बाकी के नहीं जा पाते। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू सेट सक्सेशन, पर्टिकुलरली प्राइमरी सक्सेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, एंड इसमें क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते हजारों साल लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पहले वाटर और लैंड, फिर उसके बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी कि मैसिक पे पहुंच गए, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, ठीक। यहाँ तक आप लोगों का सक्सेशन वाला पॉइंट था, सक्सेशन वाला पॉइंट था। इसमें सिर्फ इतना ही है। 14.6 आप लोगों का नहीं आ रहा है, पूरा कट है। इसके बाद आप लोगों का कुछ भी नहीं है, यहाँ से पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इसमें सिर्फ इतना ही आना था। अब एक चीज जो स्टूडेंट मुझे आप लोगों को बतानी है याद करिए, आप लोगों का जब मैं आप लोगों को 7 चैप्टर बता रही थी, 7 चैप्टर में आप लोगों का सारा पार्ट कट था, मैंने आप लोगों को बताया भी था, लेकिन इट वॉज अ मिस्टेक। एक्चुअली आप लोगों का जो 7.9 वाला पोर्शन था वो कट नहीं था, वो आप लोगों का कट नहीं था, जो कि था ग्रोथ हार्मोन वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8
10, 11, 12, 13 जितने भी थे आप लोगों के वो सारे कट थे, रिड्यूस पार्ट में थे, बट 7.9 नहीं था। तो अब मैंने सोचा कि ये चैप्टर भी आप लोगों का जल्दी रिवाइज हो गया है, तो क्यों ना मैं आप लोगों का ये जो ग्रोथ हार्मोन्स 7 चैप्टर का बचा है इसको मैं यहाँ रिवाइज करा दूँ। ठीक है, वो वहाँ पर रह गया था, नहीं करवा पाई क्योंकि आई फॉरगॉट, मेरे को ध्यान नहीं रहा उस चीज़ का, मैंने देखा नहीं। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर करवा देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो हार्मोन्स हैं, हम लोग यहाँ पे एक्चुअली में प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे। तो जो हार्मोन टर्म था सबसे पहले स्टार्लिंग ने दिया था 1906 में एनिमल फिजियोलॉजी में। इंटरनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ आर कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन्स, यानी कि हमारे ग्रोथ पर जो इंटरनल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन या फिर ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये इनहिबिट, प्रमोट, मॉडिफाई सब कुछ करते हैं हमारी ग्रोथ में। जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स, वो होते हैं ऑक्सिन, गिबरेलिंस एंड साइटोकिनेसिस। इसके अलावा प्लांट में जो ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ इनहिबिटर मतलब प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं, वो होते हैं एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड यानी कि ABA। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। एक चीज और है, अकॉर्डिंग टू थिमैन एंड पाइनस 1948, प्लांट हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस नेचुरली इन हायर प्लांट्स affecting growth or other physiological functions at a site remote from place of production and achieve in a very active and very minute amount, and hormones are transported through phloem parenchyma। एंड ये चीज बताई थी फिलिप्स 1971 में। पूरा पैराग्राफ कर लीजिए, कुछ भी पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं और यहाँ पर पूरा लिखवा भी सकते हैं, तो पूरा इसको याद कर लीजिए। साइंटिस्ट, मैं नो द साइंटिस्ट है यहाँ पर कि ऑक्सिन की जो फर्स्ट, सबसे पहले चलो मैं बताई देती हूँ, जो हमारा फर्स्ट हार्मोन था प्लांट में वो ऑक्सिन था। 19वीं सेंचुरी में इसकी डिस्कवरी हुई थी जब चार्ल्स डार्विन थे अपने ट्रॉपिज्म के बारे में पूरे प्लांट की डिस्कवरी कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद आए थे द डनिश प्लांट फिजियोलॉजिस्ट बॉयसन जेनसन। इन्होंने कोलेप्टाइल एंड इंसर्टेड थिन प्लेट ऑफ जेलेटिन बिटवीन द टिप एंड द कट स्टम्प। इन्होंने कोलेटाइल के बीच में एक थिन प्लेट जेलेटिन की डाल दी थी, टिप और कट स्टम्प के बीच में। फिर उन्होंने सारी चीजें देखी थी। ही ऑब्जर्व दैट कोलेप्टाइल टिप स्टिल बैंड टुवर्ड्स यूनिलेटरल लाइट। उन्होंने देखा था कि एक थिन प्लेट डालने के बाद भी वो लाइट की तरफ क्या कर रहा है, झुक कर रहा है। उसके बाद पाल आए थे, एब्डोडब्ल्यूमेंट आए थे, ये आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं ऑक्सिन का। ऑक्सिन FW वेंट इन 1931 यूज दिस टर्म फर्स्ट। कहाँ से इंपॉर्टेंट है वहां मार्क करियो, एक्चुअली वैसे तो पूरा ही है। ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम यूरिन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम पैलिग्राम, और ये बात बताई थी कॉयल और H. स्मिथ 1931 में। In plant, it is synthesized in growing tips or meristematic region of plants, from where it is transported to other plant parts। सबसे पहले टिप्स और मेरिस्टेमेटिक रीजन में ये ओरिजिनेट होता है, सिंथेसाइज्ड होता है, देन प्लांट के अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सबसे कॉमन है यहाँ पर इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, एंड ट्रिप्टोफैन इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ IAA in plant। It is the first hormone to be discovered in plants and primarily responsible for cell elongation। It shows polar transport and basipetal transport in stem। Now synthetic auxins काफी सारे आ चुके हैं, IBA आ चुका है, NAA आ चुका है, 2,4-D पाइक्लोरो आ चुका है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स और एप्लीकेशंस की बात करें यहाँ पर तो सिंपल है, इसमें एक तरीके से फंक्शंस की बात करिए। सेल इनलार्जमेंट में हेल्प करता है, स्पेशली हायर प्लांट्स में ग्रोइंग एपिकल बड्स इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। सो ऑक्सिन स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ द रूट एंड द स्टेम। Auxin induces multiplication of cells used in tissue culture experiment to produce colors। इतना याद करिए, इसके फंक्शन है। इसके अलावा stimulates formation of lateral and adventitious roots, इतना मार्क कर लीजिए। Example 2,4-D, it kills dicot weeds without affecting monocot crop plants। The seedless fruits like orange, lemon, grapes, banana are produced by application of auxin, इन सबसे produced होते हैं। Auxins promote cell division in cambium and also cause early differentiation of xylem and phloem। सब फंक्शन है भाई, ये तो आपको ऑलरेडी याद ही करने पड़ेंगे। Promotes root elongation in low concentration, shooting at higher concentration, also hastens early rooting and propagation by cutting। अगर काट भी दे तो रूट का जल्दी प्रोपगेट होना इसी के ऊपर डिपेंड रहता है। इसके बाद है फ्लावर स्प्रे ऑफ NaN 2,4-D इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन लीची एंड पाइनएप्पल। अगर इसका स्प्रे करते हैं तो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर फ्रूट ड्रॉप इन एप्पल्स, pear and oranges, also prevent formation of abscission layer। Play role in elongation of cell, known to increase the rate of respiration, break dormancy in seed and prevent quick germination। देखो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनेगा देखो यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो हजारों बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे 1 मार्क्स के।
सिंपल पूछ लेंगे लीची और पाइनएप्पल के फ्लावर के लिए कौन सा स्प्रे किया जाता है, Na240, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑक्सीजन का मेन रोल क्या है, इलोंगेशन ऑफ सेल का फंक्शन। लेकिन अगर आपको यहाँ से 3 से 4 मार्क्स का लिखने के लिए आता है व्हाट इज द फंक्शन एंड ऑल द थिंग्स प्लेड बाय ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आप लोगों को ये 2 स्लाइड्स आपको दिख 3 स्लाइड आपको दिख रही है ना, इसमें पूरे फंक्शंस लिखे हुए हैं। इसमें से वैसे तो पूरा याद करना पड़ेगा क्योंकि अगर 1 और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लिए तो आप लोगों को पूरा याद करके जाना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी के 3 से 4 क्वेश्चन अगर 3 से 4 मार्क्स का आता है तो कम से कम इससे 5 से 6 फंक्शन आप इसके याद करके जाइए। बाकी का तो मैं कहूँगी पूरा ही करो क्योंकि 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से बन जाए वो हम नहीं बता सकते। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर गिबरेलिंस, ये भी हमारा प्रोमोटिंग ग्रोथ हार्मोन है, स्पेशली रूट टिप और डेवलपिंग सीड्स में प्रेजेंट होता है, नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट शो करता है। ये फर्स्ट आइसोलेटेड है यानी कि गिब्रेला फ्यूजिकुरी, जापानीज साइंटिस्ट थे कुरोसावा, उन्होंने एक फंगस से इसको आइसोलेट किया था and he observed that when rice plant was infected by fungus Gibberella fusarium it shows extensive stem elongation called Bakane disease। उन्होंने देखा कि राइस का प्लांट है इसमें फंगस लग गई है और ये क्या कर रही है, बहुत ज्यादा स्टेम को इलोंगेट कर रही है और इस डिसीज का उन्होंने नाम क्या रखा था, बकाने डिसीज। जो गिबरेलिंस हार्मोन होता है सबसे पहले तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और क्रिस्टलाइन में फॉर्म में आइसोलेट करने वाले थे यबूटा एंड सुमिकी 1938 फंगस कल्चर से, नेम्ड इट एज अ गिबरेलिन, नाम रख दिया। ये यंग लीफ सीड्स रूट्स एंड स्टेम इस पर सिंथेसाइज्ड होता है एंड इसको सिंथेसाइज करना है सिंथेटिकली आई मीन टू से मैनमेडली, तो हम मेवलोनिक एसिड से कर सकते हैं। इसके 150 केमिकल टाइप्स हैं, इस जो हमारा हार्मोन है इसके 150 केमिकल टाइप्स हैं। सबसे मोस्ट कॉमन है GA3, ये एक्टिव रहता है स्पेशली प्लांट्स में। इट कंटेन्स अ गिबरेलिन रिंग, अ साइक्लेट डाइप्टेन विद 4 आइसोप्रेन यूनिट्स। ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद करिए कि इसमें हाँ क्या होता है, कितनी यूनिट्स होती हैं, ये केमिकल यूनिट्स थी, दैट्स व्हाई। एप्लीकेशंस की बात करें, डोरमेंसी ऑफ बड कैन बी ब्रोकन बाय गिबरेलिन ट्रीटमेंट, promotes seed germination in seeds cereals like barley and wheat by synthesizing hydrolysing enzyme amylase to produce sugar. Most striking effect of it, elongation of stem where internodes increase in length, promotes bolting. Elongation of internodes in flowering plants, those with rosette habit, beet, cabbage, etc. causes parthenocarpy in tomato, apple, pear and flowering long day plants. भाई यहाँ पे फंक्शन तो सारे करने पड़ेंगे, मैं कोई फंक्शन छोड़ नहीं सकती, ये कहूँ कि आप ये छोड़ दो, सो सॉरी फॉर दैट। यूज्ड टू इंक्रीज द फ्रूट साइज, बंच लेंथ ऑफ ग्रेप्स। गिबरेलिन्स आर अप्लाइड ऑन जेनेटिकली dwarf plants like maize, stem rapidly elongates, acquired the height of the normal top variety of maize, overcome the requirement of vernalization, inhibits growth of root, delays ancestions, prevents abscission, breaks dormancy of seeds, hasten germination एंड प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर्स ऑन फीमेल प्लांट। ठीक, इतना इसका फंक्शन है। उसके बाद आता है नेक्स्ट साइटोकिनिन, ग्रोथ हार्मोन है। इसके अलावा प्रोमोट्स सेल डिवीजन, सेल जो अपने आपको मल्टीपल सेल्स में डिवाइड करेंगे। लेथम कॉइन्ड द टर्म, द फर्स्ट साइटोकिनिन वाज डिस्कवर्ड बाय स्कूग एंड मिलर 1954। जहां मार्क कर रही हूं वो इंपॉर्टेंट करना, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कॉलस टिश्यू कल्चर निकोटिनिया टिबेको, दैट इज टोबैको। Colles proliferated when the nutrition medium was supplemented with coconut milk and degraded sample of DNA and they named it as a kinetin। ठीक है, कोकोनट मिल्क मिला के डिग्रेडेड सैंपल लिया था डीएनए का, उसका नाम रख दिया काइनेटिन और फिर इसका केमिकली काइनेस आर 6 फ्यूराइल अमीनोप्यूराइन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन। फर्स्ट नेचुरल साइटोकिनेज वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनराइप मेज ग्रेन बाय लेथम एट अल। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, इसको नाम दिया जिटिन। 6-benzyl adenine is a synthetic cytokinin hormone, important mark कर लीजिए। 7 different types of cytokinesis are required from parts, 1 marks का क्वेश्चन अगेन important। ज्यादातर ये हमारा बनाना, फ्लावर्स, एप्पल, टोमेटो फ्रूट्स, कोकोनट मिल्क में पाया गया था नेचुरली, इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल की बात करें तो फिजियोलॉजिकल में वही सारे फंक्शन आ जाते हैं, सेल डिवीजन में करता है, सेल एनलार्जमेंट में करता है, प्रमोट शूटिंग एंड इसका रेशियो कहा जाए साइटोकिनिन ऑक्सिन का तो डेवलपमेंट, बट अ हाई रेशियो कॉजेज बर्ड्स एंड शूट टू डेवलप। देखो दोनों ही हेल्प करते हैं लेकिन अगर ज्यादा रेशियो है तो ये शूट और बर्ड्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। साइटोकिनिन एंड ऑक्सिन रेशियो एंड द इंटरेक्शन कंट्रोल मॉर्फोजेनिक डिफरेंशिएशन, promotes the growth of little birds, controls apical dominance by cell division, delays sensation, aging and abscisic process in plant,
reported by Rachmond and Lang in 1957. Formation of interfascicular cambium, expansion of cells, other function, breaks dormancy, promotes germination of seeds, reverses apical dominance effect, induces RNA synthesis and formation of interfascicular cambium. सब फंक्शन है, जितने फंक्शन आप याद कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर है. उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट इथाइलिन. दिस इज द ओनली गैसियस ग्रोथ रेगुलेटर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Denny reported ethylene is effective in fruit ripening. Next important question. Gann in 1934 established that plants naturally synthesize ethylene. Next important question. Crocker proposed that ethylene is the plant hormone responsible for fruit ripening. Important question. Simple gaseous hydrocarbon with essential root in the fruit ripening. The most widely used compound as a source of ethylene is ethapon. Next question important. Synthesize in root, shoots, apical meristem, ripening fruits. Important question. सब important है, mark कर लेना. Physical results में वही है. Main काम इसका यही है, ripening of fruits like banana, apple, mangoes and etc. Stimulates lateral roots in plants, break dormancy of buds and seeds, and accelerate the activity in leaves, flowers and fruit by forming abscission layer. Ethylene inhibits the growth of lateral buds and causes apical dominance and retard flowering. ये मेन है कि इसमें inhibits का काम क्या है, नेगेटिव क्या काम करता है ये. ठीक है. Enhancement of process of sensation of plant organs. Inhibits flowering in most of the plants except pineapple. वैसे तो सारे फ्लावर प्लांट्स में inhibits करता है उसकी फ्लावरिंग को, बट पाइनएप्पल में एक्सेप्शन केस है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है. Causes apinasty of leaves and flowers. Increases activity of chlorophyllase enzyme causing degreening effect in banana and citrus fruit. Important. उसके बाद आता है यहाँ पर एब्सिसिक एसिड. Natural growth inhibiting hormone. Kahn and Adicott observed that the shedding of cotton balls was due to a chemical substance acessin-1 and 2. Waring isolated a substance from buds of SR that can induce bud dormancy and named it dorman. And these two identical chemical substances were given the common name abscisic acid. मार्क कर लीजिए पूरा. कहाँ पर सिंथेसाइज होता है? लीव्स में, फ्रूट्स में, रूट्स में, सीड्स में. Chemically 15 carbon sesquiterpenoid and synthesized from malonic acid. मार्क कर लीजिए. Physiological effects में वही है. Induces dormancy in plants, abscission of leaves, controls the dormancy of buds and seeds, accelerate the sensation of leaves, flowers and roots, inhibits and delays cell division, cell elongation, suppresses cambium activity by inhibiting mitosis in vascular cambium. We could cause efflux of potassium ions from the guard cells and result in closure of stomata. Guard cells में potassium ions की कमी लाता है, जिसकी वजह से guard cells close होते हैं, stomata close होते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं anti-transparent. It is also known as anti-transparent. Act as a stress hormone for the plant in adverse environmental condition. Inhibits flowering in long day plants but stimulates flowering in short day plant. Short day के लिए फ्लावर को ग्रो करेगा, स्टिमुलेट करेगा. लॉन्ग डे के लिए उसको इनहिबिट करेगा, ग्रो ही नहीं होने देगा. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बायोसी कैसे होता है. ऑक्सीजन के लिए एवेना कर्वेचर टेस्ट होता है. गिब्रेलिन्स के लिए अल्फा अमाइलेज बायोसी है. साइटोकिनेसिस के लिए क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट है. इथाइलिन के लिए ट्रिपल टी टेस्ट है. एपी के लिए इनहिबिशन ऑफ अल्फा अमाइलेज टेस्ट है. ठीक है. यहाँ पर ही आप लोगों का था. कहाँ इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया. देखो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन में फंक्शन आ जाते हैं. फंक्शन आप भले ही आप यहाँ से 5-6 कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. 3 से 4 मार्क्स के आते हैं, 5-6 इसके फंक्शन बहुत है. लेकिन 1 मार्क्स में तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो तो कह नहीं सकते. बाकी के यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, एब्सिसिक एसिड का हुआ, इथाइलिन का हुआ, साइटोकिनिन का हुआ, यहाँ पे गिबरेलिन का हुआ, ऑक्सीजन का हुआ, पूरा याद करके जाना. पूरा पैराग्राफ लिखने के लिए आ सकता है. सिंपल आप लोगों को कह देंगे राइट अ समरी ऑन ऑक्सीजन, गिबरेलिन, साइटोकिनेसिस, इथाइलिन, एबी एसिड. तो ये पूरे लिख के आना है. फंक्शन में आप लोगों को सिंपल आएगा कि कम से कम 3 से 4 मार्क्स का, कि इसके एटलीस्ट 5 और 6 फंक्शन लिखिए. तो फंक्शन के लिए आप लोग सिंपल 5 और 6 फंक्शन कर लीजिए. इससे ज्यादा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है. बाकी का उसमें कोई अगर 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है तो उतना याद कर लो. सारे फंक्शन याद करने की जरूरत नहीं है. मैं खुद कह रही हूँ 5 या मैक्सिमम 6 फंक्शन, सिर्फ इतना याद करिए. कॉमन है, कॉमन याद कर लीजिए, नो प्रॉब्लम. बाकी का 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, उतना मार्क करिए, नथिंग एल्स. लेकिन पैराग्राफ पूरा याद कर देना. ऑक्सीजन का स्टार्टिंग के जो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया, कहाँ से मिलता है, कहाँ से सिंथेसाइज होता है, किसने बताया, कहाँ पर सबसे पहले पता लगा, फर्स्ट हार्मोन कौन सा है, इसके कितने टाइप्स हैं, ये वाला दैट पार्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. गॉट इट.
क्लियर हो गया? ये आप लोगों का बचा हुआ था थोड़ा सा। काफी दिन से मैं सोच भी रही थी करवा दूं, लेकिन आप लोगों के चैप्टर थोड़े लेंथी थे सारे के सारे, कोई भी रिड्यूस पार्ट नहीं था किसी में, मुझे पूरा कराना पड़ रहा था। अब इस वाले चैप्टर में 13-14 चैप्टर में आप लोगों का रिड्यूस था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को इसमें करा दिया जाए। आप लोगों को कुछ नहीं बचा, 7th में जो था मैंने आप लोगों को करवा दिया। ओके, अब आप लोगों का लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, 15 चैप्टर है, उसमें भी काफी सारा पार्ट रिड्यूस्ड है, जल्दी हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोगों का यहाँ रिवीजन हो जाएगा फिनिश। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने आप लोगों को जितना मार्क कराया है सिर्फ उतना करिए, अकॉर्डिंग 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया गया सिर्फ उतना ही कर लीजिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा करने की यहाँ से आप लोगों को जरूरत नहीं है, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इससे बाहर नहीं जाएगा। बस एक चीज है, आप लोगों के बुक में जो एक्सरसाइज है प्लीज उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, एंड साथ के साथ आप लोग के जो मिड सेक्शन में क्वेश्चन प्रेजेंट रहते हैं उनको जरूर करिएगा, सबसे ज्यादा आप लोगों का वहीं से आता है। बाकी का आप लोगों का होता ना कि आप लोगों के लिए पूरा का बोर्ड क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया है, वो प्रोवाइड किया हुआ है, उसको सॉल्व करिए। 95% पूरा आप लोगों का क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में 15th में, जल्दी इसका रिवीजन खत्म करेंगे एंड फिनिश। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।